सकते हैं। तो टॉपिक हमारा है मोंटी कार्लो सिमुलेशन। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है आज का। अच्छा, इस टॉपिक के लिहाज से हम लोगों ने अब स्टार्ट लेना है। तो अब बेसिकली तो ये सिमुलेशन ही है। अब ये सिमुलेशन क्या है, इस सिमुलेशन में हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि आप लोगों के पास बाज़ औक़ात डाटा गिवन होता है। ठीक है, डाटा गिवन होने से मुराद ये है कि आपके पास प्रीवियस डाटा है, आप उस डाटा की यूज़ करते हो और उस डाटा को यूज़ करते हुए फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हो। ठीक है, यानी जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास प्रीवियस हिस्ट्री किसी चीज़ की पड़ी हुई है मरीज़ की, तो आप उसकी बेस के ऊपर डिसाइड कर सकते हो कि ये जो मरीज़ है इसको ये वाली मेडिसिन दी जाए तो ये रिकवर हो सकता है। ये हमें कैसे पता चला? प्रीवियस हिस्ट्री से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली हमारे पास क्या है कि प्रीवियस हिस्ट्री कुछ मौजूद होगी, उस प्रीवियस हिस्ट्री की बेस के ऊपर हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मांटो का ये हम लोग बाकी सिमुलेशन में भी कुछ इसी तरह के ही काम कर रहे होते हैं। मांटो कार्लो क्या करता है कि इसके अंदर आपको पहले से किसी चीज़ की मालूमात ना भी हो तो हम इसकी मदद से कैलकुलेशंस को अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मेन इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ही यूज़ हो रही होती है कि प्रोबेबिलिटी आप यूज़ करते हो और उस प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा, बल्कि ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल जनरेट करते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि शायद आप लोगों को उसको ज़्यादा बेहतर समझने में आसानी हो। और जो उसमें मेन स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को लेके चलते हैं कि ये स्टेप्स आप लाजमी कर लो, ताकि उन स्टेप्स में जो मेन रिक्वायरमेंट है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारा हर क्वेश्चन का हिस्सा होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल ही जनरेट कर लेते हैं जी। तो एग्जाम्पल जनाब हम लोग एक बना लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि जनाब हमारे पास ना एक बेकरी है या जैसे गोरमे है। ठीक है, या जैसे केक्स एंड बेक्स है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है किसकी? केक्स की। अब केक की प्रोडक्शन हो रही है तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास जनाब कि पर डे जो डिमांड आ रही है, ठीक है, पर डे डिमांड वो 0 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है, वो 15 भी हो सकती है, वो 20 भी हो सकती है और इवन के वो 25 भी हो सकती है। ठीक है, पर डे जो डिमांड है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पर डे डिमांड जो सी है ना वो 1000 में या 100 में है, यानी ये जब 5 लिखा हुआ है तो उसका मतलब 500 डिमांड्स हैं। और इसी तरह से ये, तो हम लोगों ने अज्यूम क्या किया कि कोई बेकर्स हैं, उन बेकर्स में क्या बन रहा होता है, उस बेकर्स के अंदर केक्स बन रहे हैं और उन केक्स की डेली डिमांड कितनी है? 0, 5, 10, 15, 20, 25 और सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने डाटा अपना समझने के लिए बस इतना रख लिया। अच्छा, अब लाजमी बात है कि डाटा जब हम लोगों को, अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि बेकर्स वाले ये जानना चाह रहे हैं कि हम फ्यूचर में अगर 10 दिन के लिए देखना चाहें कि फ्यूचर 10 दिन के लिए हमारी क्या एवरेज रिक्वायरमेंट बनेगी, यानी फ्यूचर में एवरेज रिक्वायरमेंट 10 दिनों की क्या बनेगी कि हमें इतने केक बनाने पड़े तो वो केक ख़राब ना हो, मार्केट में सेल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला हमारे पास क्या था
कि हम बेकर्स के पास जाएं और उससे प्रीवियस हिस्ट्री लें। तो हमने उससे प्रीवियस हिस्ट्री लेना शुरू की। तो बेकर्स ने हमें प्रीवियस हिस्ट्री दी कि जनाब ये 0, 5, 10, 15, 20, 25 तक हमारी मैक्सिमम डिमांड जाती है। यानी कुछ दिन ऐसे भी गुजरते हैं जिसमें कोई डिमांड नहीं होती, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें 5 यानी 500 केक्स आ जाते हैं, और इवन के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास 2500 केक्स तक डिमांड आ सकती है। और उसमें एक्सपेक्टेड या फ्रीक्वेंसी कितनी डेज की बन जाती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ये भी बेकर हमें डाटा गिवन दे रहा है, यानी ये हमें गिवन होता है आमतौर पे 2, 11 में भी 8 और 21 लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना, जस्ट एक हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ही एक कर रहे हैं। तो ये 25 टोटल 25 नहीं शायद कितने बन रहे हैं, आप लोग मेरे साथ हो ना? जी सर। जी सर। यस सर, यस सर। अच्छा, ये साथ साथ ना थोड़ा सा बोलते रहिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आप लोगों के पास गिवन डाटा है। गिवन डाटा से मुराद ये है कि आप लोगों को बेकर्स ने हायर किया और बेकर्स ये जानना चाह रहा है कि मुझे जो सा है कितने केक फ्यूचर 10 दिनों के लिए बनाने हैं एवरेज, कि हमारा डिमांड जो सी है वो इजीली पूरी हो सके और हमें नुकसान ना हो। अच्छा, उसके लिए अब हम लोगों ने क्या किया, बेकर से फिर हिस्ट्री ली। जब बेकर से हिस्ट्री ली तो बेकर ने कहा कि जनाब हमारे पास पूरे जो से 50 दिनों का डाटा है, उस 50 दिनों में से 2 दिन ऐसे गुजरते हैं जिसमें कोई केक का ऑर्डर नहीं आता, 11 दिन ऐसे गुजरते हैं जिसमें 5 केक का ऑर्डर आता है, 8 दिन ऐसे गुजरते हैं जिसमें 10 केक का, और इसी तरह से 3 दिन ऐसे भी हमारे पिछले 50 दिनों में गुजरे हैं जिसमें हमें 2500 केक तक का ऑर्डर आ गया। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी? नो सर। अब हम इस सिमुलेशन में करना क्या चाह रहे हैं फिर जरा सुन लें। हमने एक बेकर्स है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर उसको ये बताना है, सिमुलेट करके देना है कि जनाब आपकी एवरेज केक अगले फ्यूचर में अगले 10 दिनों के लिए इतनी होनी चाहिए। और उसके लिए डेफिनेटली जब तक हमारे पास कोई गिवन डाटा नहीं होगा हम काम नहीं कर सकते। तो हमने क्रॉस क्वेश्चन किए बेकर से। और याद रखना, अगर आप में से फ्यूचर में कोई कंसल्टेंट बनना चाहता है तो वो इन्हीं फेज के ऊपर काम करेगा। कैसे? कि जो भी फैक्ट्री या कोई भी कुछ इस तरह का होगी जगह जहाँ पे आपको कंसल्टेंसी के लिए बुलाया जाता है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो कि वहाँ से डाटा लेते हो, और वो डाटा क्या होता है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री होती है। अब मोंटो कार्लो सिमुलेशन यही कुछ करती है, और ये इतनी कि ज़्यादा हमारी मार्केट में यूज़ हो रही है कि छोटे से मतलब स्टोर से लेकर ट्रांसपोर्टेशन में, मेडिकल्स में, यानी कहाँ ये यूज़ नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैंने पकड़ लिया कि ये एक हॉट टॉपिक है, रिसर्च भी इसके अंदर इंतहा की हो रही है, और इसके साथ साथ ये स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मतलब मिक्स सा टॉपिक है, और इसमें दुनिया जहाँ के हर तरह का काम हो सकता है। यानी हम मॉन्टे कार्लो से इंटीग्रेशन तक कर सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन, वो भी अभी हम सीखेंगे कैसे कर सकते हैं। यानी कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हमारे एक दोस्त ने बोला था कि हम लोगों ने लैप्लास मेथड यूज करते हुए वो सॉल्व की थी इंटीग्रेशन, याद है वो डिफरेंशियल इक्वेशन? यस सर। इसका मतलब है मॉन्टे कार्लो से भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। तो ये अब हमारा है कि हम लोग इसको किस साइड पे लेके जाते हैं, वो आप लोगों की चूज है। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है, आप इसको जिस मर्जी फील्ड में ले जाएं। आप इसको इंडस्ट्री में ले जाएं, यानी कोई ये कहता है कि जी मुझे ट्रांसपोर्टेशन में लेके जाना है, ठीक है ले जाए। कोई कहता है जी मुझे इसको मेडिकल फील्ड के अंदर यूज़ करना है, ठीक है ले जाए। कोई ये कहता है कि जनाब मुझे अपने ये जो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डायनेमिकल मॉडल्स वगैरह और हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह बना रहे हैं, उसमें लेके जाना है, ले जाए। यानी दूसरे लफ्जों में एक चीज और हर तरफ फैली हुई है। ठीक है, तो इसीलिए फिर मैंने इसको चूज कर लिया। मैंने कहा आप क्यूइंग थ्योरी तो कर ही रहे हो, तो चलो लगते हाथ इसको देख लेते हैं। ठीक है जनाब, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन के बाद जो सबसे पहला काम आप लोगों को चाहिए वो चाहिए प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, कि आपके मुख्तलिफ डेज के अंदर क्या क्या प्रोबेबिलिटी थी। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है जी? एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। जी सर। ठीक है, मसलन ये क्या है, 2 डिवाइडेड बाई Yes, sir. 50 कितना बन गया, 2 डिवाइडेड बाई 50, तो ये 1 बन by गया 25. 0 पॉइंट, ये कैलकुलेट प्लीज साथ साथ करते जाइएगा, So 0.08, 0.08, 08, 0.08। 8. अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये मेन चीज़ है, ये वाला। ये हम लोग मुख्तलिफ, मतलब आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपके पास बाइनोमियल होती है, और इसके अलावा बेशुमार है। तो यहाँ ये वाली जो कॉलम है ना, ये हम लोग मुख्तलिफ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, और यही असल में मेन चीज़ है। ठीक है, क्या, और ये बाज़ का गिवन होती है, बाज़ का हमें प्रोबेबिलिटी का भी मतलब पता नहीं होता, तो हम किसी और सिनेरियो में इसको लेके चलते हैं, कैसे चलते हैं वो आगे चल के देखेंगे। तो ये वाला एक मेन, बहुत मेन चीज़ है। अगला क्या आ रहा है, 11/, ये कितना बन जाएगा, अगर कोई निकाल ले तो मुझे 0.22 सर, 0.22 सर, 0.22। नेक्स्ट 0.14, 0.14, नेक्स्ट सर 0.42, 42, 42 जी। जी नेक्स्ट सर 0.1, 0.1, नेक्स्ट सर 0.06, 0.06, और इसका टोटल कितना होना चाहिए, सर 1. लगा रहा हूँ। हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप लोगों ने गलती कर दी। ठीक हो गया। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका स्टेप है कि कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो पहली प्रोबेबिलिटी तो आप लोगों को पता है, एज इट इज आ जाएगी। ये 2/4, Yes, sir. ये चेक करो यार, ये 0.4 नहीं आ रहा। सर ये 0.04 है। जी 0.04. तो ये 0.04 एज इट इज आ गया। अगला इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0.26। 26. फिर इन दोनों को ऐड करें सर ये 0.16 है, 0.4 नहीं है। जी, ये वाला 0.14 नहीं सर, 0.16 आता है सर आंसर, 8 डिवाइडेड बाय 50 ये, सर 0.16। अच्छा जी, ये 0.16। ये कैलकुलेशन सही कीजिएगा, 0 पॉइंट कितना बन गया, 4.2 आ जाएगा. 42, और नेक्स्ट 0.84 आ जाएगा. 84, नेक्स्ट 0.94 आ जाएगा. 94, और उसके बाद 0 पॉइंट, बल्कि 1.0 होना चाहिए। 1.0 आएगा. हाँ जी, ये लाजमी 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं आता, इसका मतलब है आपने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत निकाल दी। अच्छा, अब ये जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसकी बेस के ऊपर हम लोग एक करेंगे रैंडम नंबर। सर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है सर, ये जरा सॉरी confirm कर सॉरी दीजिए। सॉरी सॉरी, प्रोबेबिलिटी है तो कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होगी ना, फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेटली नहीं हो सकती। जी ठीक है। सर ये आपने किन दोनों को ऐड कर ये निकाली है कॉमोडेटिव प्रोबेबिलिटी? कौन सी वाली? तो ये 0.04, 0.26। ये देखो ना, आपकी पहली वैल्यू एज इट इज आ गई, फिर इन दोनों, इसको इसमें ऐड कर दिया तो ये आ गया, देन इसको ऐड किया तो ये आ गया, देन ये ऐड हुआ तो यहाँ इस तरह से। ठीक है, ठीक है सर। Yes, sir. रैंडम वेरिएबल रेंज। अच्छा, अब ये रेंज जो सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो मैं यहाँ पे सर्कल, अच्छा जहाँ पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके पास इस क्वेश्चन के लिए मैं ये चीज यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज ये इन जनरल बहुत मुख्तलिफ होता है, बल्कि हमारा शायद एक आध लेक्चर सब इस कॉलम के ऊपर लग जाए।
में भी डिपेंड करता है कि हम लोग लगाते हैं नहीं लगाते। तो ये एक रैंडम वेरिएबल जनरेटर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिलहाल तो हम आसान सी एग्जांपल बनाने के लिए ये एक इजी सा काम कर रहे हैं। करना क्या है कि हम लोग रैंडम, ये प्रोबेबिलिटी आप देखो कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपने ली है, 2 डेसिमल प्लेसेस, ऐसा ही है ना। 2 सर। तो जी इसका सर। मतलब है कि हम नंबर, रैंडम नंबर ले लेते हैं 100, यानी 00 से लेकर 99 तक। ठीक है, रैंडम नंबर क्या ले लेते हैं 00 से लेकर 99 तक, यानी 100। 99 तक। हाँ जी। तो इधर से हमने स्टार्ट लिया 0 से 03 तक जाएगा, 4 है ना ये, 04। जी सर। तो 4 के लिहाज से ये 00 से 03 तक चला गया। अगला आपने स्टार्ट लेना है 25 से, सॉरी, अगला आपने ये, क्योंकि रेंज बना रहे हैं तो रेंज का मतलब है कि 04 से लेकर 25 तक जाएगा। सर जी सर ये बेसिकली हमारे पास क्लास बाउंड्रीज नहीं बन रही है। ये क्लास इंटरवल टाइप बन रहे हैं, लेकिन हम लोग आप देखते जाओ, ये उसी क्लास तरह बाउंड्रीज जो आप मैनेज करके फर्स्ट वाले से मैनेज करके नेक्स्ट में मैनेज करके फर्स्ट में हाँ, ऐड करते हैं, सेम वही कंसेप्ट बन रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट। हाँ चले ऐसा कह लें, लेकिन हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को नहीं डिस्कस कर रहे। हम लोग एक इंटरवल बना रहे हैं कि ये जो हमारे पास गिवन डाटा है ना, उसके लिहाज से हम रेंज ही बना रहे हैं। इसको क्लास इंटरवल बोलेंगे, क्लास बाउंड्री नहीं कहते। क्लास बाउंड्री में ये 03 और 04 सेम होते हैं। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल कह सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि ये रैंडम नंबर के लिहाज से हम लोगों ने करना है, तो इसलिए हम लोग इसका रैंडम नंबर रेंज का नाम दे रहे हैं। नाम तो मर्जी देते हैं, लेकिन जो मांटो कार्लो है सिमुलेशन, इसमें रैंडम नंबर एक बेसिक उसकी थीम है। विदाउट रैंडम नंबर आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगली वैल्यू देखें। अब यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 25 के बाद क्या होना है 26। अब 26 से 41 सर। 42, तो वो 41 तक जाएगा। जी अगला सर। 42 से 42 से 83। 83 तक जाएगा। देन जी 83 सर। से 84, 99। 93 ना 93 तक 93 सर। जी, 93 सर जी। 94 से लेकर 99। 94 से लेकर 99 तक। ठीक है, तो ये हमारे रैंडम नंबर की जनरेशन है, वो एक रेंज आ गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, ये काम हम लोगों ने गिवन डाटा के ऊपर, जो गिवन डाटा हमारे पास क्या था, पर डे डिमांड और उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने ये 3 कॉलम बना लिए। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रैंडम नंबर की जनरेशन, मतलब वो एक रेंज बना ली। अब हम लोगों का अगला काम है कि हमने उसको ये बताना है कि भाई साहब आपको अगले 10 दिनों के लिए एवरेज डिमांड कितनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें अगले 10 दिनों के लिए उसका काम करना है। ठीक है, हम लोग फिर उससे आगे चलते हैं। यहाँ पे पता नहीं टेबल बनता है कि नहीं। ये इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। तो कितने दिनों के लिए हमें काम करना है? 10 दिन के लिए सर। 10 दिन का। तो इसका मतलब है 10 दिन यहाँ लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड 10। अच्छा, अब यहाँ पे ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक्चुअली इससे रिलेट करता है। ये वाला जो टेबल है, ये वाला, ये आमतौर पे उसकी ज़रूरत नहीं होती आम हालात में, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने ये डाला हुआ है। ये जो टेबल अब हम लोग करने लगे हैं, रैंडम नंबर, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा, अब ये रैंडम नंबर जो उनसे है ना, ये क्या है? अब हमारे पास टोटल हमने नंबर जो लेनी है वो 00 से लेकर कहाँ तक लेनी है? 99 तक। 99 तक। 99 तक। 9 तक। अब मुझे ये बताओ कि आप में से कोई ये मुझे बता सकता है कि पहले दिन कितने केस की जरूरत होगी उसको? 0। 3।
जी पहले 5 दिन सर, पहले 5 दिन की जरूरत होगी 5 5। सर, किसी ने कहा 0, सर किसी ने 2 कहा 5, 3 2 और 0 से 3 0। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। मतलब हम कोई भी नहीं, अल्लाह ताला के अलावा तो कोई भी नहीं कर सकता ना। यस कि सर। जी सर। मतलब आज के दिन हम लोगों ने जब अपनी बेकरी खोली तो शाम को इतने केक का ऑर्डर आ चुका होगा, कोई भी नहीं जान सकता। यस तो सर, जब कोई भी नहीं एग्जैक्टली। जान सकता तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे रैंडम नंबर चाहिए। अब रैंडम नंबर क्या होते हैं? रैंडम नंबर ये होते हैं कि 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, इवन के 50 भी हो सकते हैं, इवन के मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, यस तो सर। हम लोगों ने फिर कोशिश ये की कि एक रैंडम नंबर की रेंज बना लें 0 से लेकर मतलब 199 तक। तो उसके अंदर से क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस था तो हम लोगों ने इसलिए ये 100 नंबर जो से है ना वो जनरेट करने की कोशिश की। अब क्या हुआ कि हम लोग ये कर सकते हैं कि 100 पर्चियां बना लेते हैं, उनमें से कोई एक पर्ची उठाते हैं, उस पर जो नंबर आया तो सपोज कर लेंगे कि जनाब इतने केक्स आ सकते हैं। ठीक है, यस सर। यानी जस्ट एक रैंडम कंसेप्ट कि हमें कुछ नहीं पता। हम लोगों ने एक मतलब जैसे अगर आप लोगों को पता है कि जब आप एक काइन को टॉस करते हैं 5 दफा, तो क्या ये या 6 दफा काइन को टॉस करते हैं क्या, तो क्या ये जरूरी है कि 3 दफा हेड आए और 3 दफा टेल आए? नो नो सर, नो सर। सर। नो लेकिन आप सर, कहते हो कुछ भी प्रोबेबिलिटी आ सकता है। 1.5 है, यानी 0.5 है। आप कहते हो प्रोबेबिलिटी 0.5 है, लेकिन यस लेकिन हेड 4 भी हो सकते हैं, टेल 2 भी हो सकती है, इवन के 6 हेड हो सकते हैं। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी दफा ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना ज्यादा आप काम करोगे, जितना बड़ा डाटा लोगे, आस्ता आस्ता आपका डाटा जो है वो कन्वर्ज करना शुरू कर देगा आपकी एग्जैक्ट वैल्यू के करीब। यस ठीक है, सर। इसी तरह हम यहाँ पे सिर्फ 10 दिन ले रहे हैं, तो 10 दिन से हमें एक एवरेज मिलेगी, लेकिन वो एवरेज इतनी ट्रू नहीं होगी। अगर हम लोग ये 10 की बजाय उसके पिछले 4 साल की हिस्ट्री ले लें, ठीक है, अब 4 साल की जब हम हिस्ट्री लेंगे तो हमारी जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत एक्यूरेट होंगे। ठीक है, यस सर। मतलब ये है हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो हमने नंबर ऑफ डेज लिए हैं 10, ये जस्ट एक आइडिया मतलब देखने के लिए, हरगिज इससे हमें मतलब 100% ट्रू नहीं हो जाएगा कि उसको इतने ही केस चाहिए। ये जस्ट एक आइडिया है। अगर हमें ये देखना है 100% नहीं तो 99% या 95%, यानी आप लोगों को पता है स्टैट्स के अंदर तकरीबन 5% का मार्जिन रखा जाता है। ठीक है, यस सर। तो वो 95% अगर हमें देखना है तो इसका मतलब है हमें बहुत बड़ा डाटा चाहिए। तो जितना ज़्यादा डाटा होगा हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट आते जाएंगे। तो ये स्टैट्स के अंदर इसको कहते हैं लार्ज डाटा कंसेप्ट। तो जितना ज़्यादा बड़ा डाटा होगा हमारे रिजल्ट जो से हैं वो एक्यूरेट होते जाएंगे, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी जो सी है वो बेहतर होती जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने 10 नंबर लिए या 10 दिन के लिए कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपना एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ से हमें 100% आइडिया नहीं होगा, ठीक है, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो से हैं 10 दिनों के लिए जो रैंडम नंबर चूज कर रहे हैं वो मतलब कुछ भी हो सकते हैं, यानी 0 से लेकर 99 तक का कुछ भी। कि आप हो सकता है कि जनाब उसके पास 27 जो से हैं वो आ गया रिजल्ट, यानी कि पहले दिन केक जितने ऑर्डर आए वो 2700 आ गए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से कुछ रैंडम नंबर मुझे लिखवा दें, मतलब लिखवाने से मुराद है आपके पास अज्यूम कर लेते हैं पर्चियां पड़ी हुई हैं, आप पर्चियां निकाल रहे हैं, उन पर्चियों में जो नंबर आ रहा है वो लिख रहे हैं। मैं 4। लिख सर मेरे 52 है। आपने 52 लिखा जी, यस सर। पहला 52 आ गया जी। दूसरा 30। सर 44 पहले सर, दिन इतने केक ना 44 लिख जाते हैं। सॉरी 44 सर कर सर मैं लें। एक बंदा बोले 44 नेक्स्ट 40 40 नेक्स्ट 25 खाली 25 जी नेक्स्ट 0 0
25 सर फिर 25। अब ये 39 देखो सर सोच सोच के बता रहे हो, रैंडम नंबर सोचना वाला काम नहीं होता 91 जी। 12 sir 39 सर 39 39 2 2 सर 09 09। तो ये रैंडम नंबर आप लोगों ने चूज कर ली है, और याद रखना ये रैंडम नंबर जो से हैं ये किसी को कुछ नहीं पता कि कौन से थे। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या किया, वैसे ही नंबर उठाए हैं। ठीक है, ये वाले जो से रैंडम नंबर का कंसेप्ट पता है ना आप लोगों ने, मैट्रिक में वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी शायद पढ़ा होगा। तो ये वही रैंडम नंबर है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, ये करना है कि सबसे पहले ये देखो आपके पास क्या आया, 52 यस है ना। सर अब 52 आपने अपनी रेंज के अंदर देखो कहाँ लाई कर रहा है 41 और 30 जी। 41 और 83 के 42 और 83 के दरमियान सर 83। तो इस वक्त आपके पास टोटल कितने की डिमांड थी? 21 सर 21 21। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख देना है कि 21 की आपके पास इसमें डिमांड थी। ठीक हो गया। सर ये दोबारा बताइएगा डिमांड सर आपके पास 21 की नहीं है, डिमांड आपके पास 15 की है। वो तो Yes, sir. 21 डेज में आए पर- थे ना यस सर ये सर पर डे के साथ, ये तो जी। 15 सर पर के हिसाब से हो गए। पूरी क्या कह रहे हो? ठीक है सर। आपकी आवाज दोबारा कट रही बताइएगा है। सर, ये दोबारा बताइएगा 52 कहाँ पे यूज किया था सर आपने? एक मिनट ठहरो। तो ये हम लोग देखते हैं डिमांड कितनी बन रही है इसकी बेस के ऊपर। अच्छा, अब ये देखो आपके पास ये इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखो 52 आ रहा है ना, तो 52 आपने देखा तो इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ओके सर, ओके ओके सर। यस अब 52 अगर इसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 15 जो सा है वो उस वक्त डिमांड थी। ठीक है, 1500 की डिमांड थी, तो आपने डिमांड यहाँ पे लिख दी 15। ठीक हो गया ये? यस जी सर सर ठीक हो गया। अच्छा, 44 के लिए भी शायद यही आ रही है। यस सर जी सर। और उसके बाद आप लोगों ने लिखा है 10 आ जाएगा 40, तो 40 10 के लिए आ रही है। आगे 5 आ जाएगा ये 25 के लिए 5, यस सर 0 के ये लिए 0 0 0 और 25 के लिए 5 फिर 5, 5 और देन 12 फिर के लिए 5 5 5 10 और सर 10 10 आ 10 गए और 2 के 0 लिए 0 और 5 उसके बाद 5 सर 5 5। अब ये डिमांड है आपके मुख्तलिफ 10 दिनों की। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि एवरेज फाइंड आउट करना। यस सर तो इसका मतलब है इनकी एवरेज फाइंड आउट कर लो, इन सबको जमा करो, देखो क्या आता है। 70 सर 70। ठीक है, अब 70 को आपने जब डिवाइड किया तो ये टोटल कितने थे, 10। तो 7 यस सर 7 आ जाएगा है ना, एवरेज जो सी है वो आपके पास आ गई। डिमांड के ऊपर मैं ये बार डाल देता हूँ। तो ये 700 जो से केक्स उसको पर डे चाहिए, यानी 700 की एवरेज से उसको ये चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि ये सिर्फ हम लोगों ने 10 दिनों के हिसाब से डाटा लिया है। अगर उसके पिछले 3-4 साल का डाटा ले लें तो ये उसको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा। यस सर ठीक है, तो जी सर। ये था जनाब आपकी एक सिमुलेशन छोटी सी, जिसमें सर, हम लोग सर। क्या किया कि हम लोगों ने दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोगों ने इसमें किया क्या। हमने इसमें दो ये थे कि ये सबसे पहले क्वेश्चन किए, ये वाले इस क्वेश्चन के, ये हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस की बेस के ऊपर क्या हुआ कि हमें उस बेकर्स का पता चला कि वो बेकर चाह क्या रहा है। यानी उसने ये कहा कि मुझे 10 दिनों के लिए आपने बताना है कि 10 दिनों की एवरेज केक कितने बनानी है।
तो हमने क्या किया, उस बेकर से क्वेश्चंस पूछे, उस क्वेश्चन की बेस के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, अपने लिए कुछ कैलकुलेशंस की, प्रोबेबिलिटी निकाली और ये सारी रेंज निकाल ली। ये पहला आपके पास स्टेप हो गया कि जिसके अंदर क्वेश्चंस हुए और उस क्वेश्चन की बेस के ऊपर हमने अपनी रिक्वायर्ड कैलकुलेशन जो सी कर ली। फिर उसके बाद ये जो दूसरा आपके पास ये वाला बन गया, ये वाला, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ये हुआ कि आपने उसके 10 दिनों की कैलकुलेशन का काम किया और उसमें ये वाला जो ये चीज था, ये मेन कंसेप्ट था कि रैंडम नंबर कैसे यूज किए हैं। तो हम लोगों ने नंबर तो यहाँ पे बिल्कुल सीधे सीधे यूज कर लिए। ये बहुत मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से ये यूज किए जा सकते हैं, तो वो आगे चल के देखेंगे हम लोग। और फिर उसकी बेस पे डिमांड निकाली और उसे बता दिया कि जनाब तुम अगर 700 केक बनाओ तो तुम्हारा मसला हल हो जाता है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के जहन में आ रहे हैं तो वो पूछें ताकि फिर आगे कुछ करें। सर ये यहाँ से सर मुझे बताना, ये 70 से 700 कैसे बन गया? वो मेरा इंटरनेट इशू हो रहा था इसलिए पता नहीं चला। ये इस तरह से कि यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये शुरू में क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 00। जी सर। ठीक है, मैंने ये लिखा हुआ है कि ये असल में हंड्रेड्स में डिमांड आ रही है, रिजल्ट तो 7 ही आया है, ठीक है, लेकिन वो 100 में था तो मैंने इसलिए 700 लिख दिया। ठीक सर। ठीक है, बाकी सारा क्लियर है? यस सर। क्लास में कोई भी स्टूडेंट ऐसे जिनको कोई प्रॉब्लम हो रही है? नो सर। सर ये ये basically कैसे add- पिक होगा? नो जी सर। सॉरी, सर टोटल 70 नहीं हुआ था, 7 तो नहीं आया था। 70 डिवाइड बाई 10 70 होता है। ओके सर। एवरेज निकाली ना 70 की। 7 सर। चलिए मैं 70 ही कर देता हूँ, ये लो 7 ही आ गया। ठीक है, तो वो ठीक है सर। वन, अब ठीक है, जी सर। चले और कोई क्वेश्चन? कंसेप्ट्स के लिहाज से क्वेश्चन पूछें, बाकी इसको छोड़ दें कि ये कैलकुलेशन क्या सर है। ये जो सर ये वाइट बोर्ड है ना, ये स्टोर हो जाएगा तो ये मैं आपके मॉडल पे अपलोड कर दूंगा एज इट इज। ठीक सर, ये जो हमने रैंडम नंबर चॉइस किए हैं जी जी सर, अगर हम ये डिफरेंट लेते तो इनका रिजल्ट भी डिफरेंट ही आना था या ये रिजल्ट यही हाँ आना जी, था? डेफिनेटली ये रैंडम नंबर जो से देखो, रैंडम नंबर हम लोगों ने फ्यूचर प्रोडिक्शन के लिए किए ना। अब जी फ्यूचर के सर। बारे में तो कोई नहीं जान सकता। इसका मतलब जी है कि सर। फ्यूचर के अंदर अगर आपके रैंडम नंबर चेंज हो रहे हैं तो उसके लिहाज से रिजल्ट भी चेंज हो रहे हैं। जी ठीक है, ठीक और सर। दूसरी बात ये हो गई कि फिर वही बात कि हमने सिर्फ 10 दिनों के लिए कैलकुलेशन की है ना, तो देन 10 दिनों की कैलकुलेशन के ऊपर कोई भी प्रिडिक्शन प्रॉपर नहीं कर सकता। जी ये सर। हो सकता है कि 10,000 दिनों की कैलकुलेशन के ऊपर प्रोडक्शन हो सके सही। ठीक है, तो प्रिडिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डाटा बहुत बड़ा हो। छोटे से डाटा के ऊपर कभी भी बेहतरीन काम नहीं हो सकता। जी यहाँ ठीक पे सर। जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, हम लोगों के पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम 10,000 मतलब वैल्यूज लिखें और उसके लिए कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए हम लोगों ने ये काम किया है। ठीक है, ठीक सर। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी होती क्या है और ये मतलब कैसे पता लगता है किस मॉडल में यूज होनी है? कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जी सर। जो प्रोबेबिलिटी आपके पास होती है ना, उसका सम जो सा है वो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ये यानी सर असल आपके उसका पास, मैं आपको बताता हूँ ये असल में होता क्या है कि आपके पास ये सम जो सा है, ये I is equal to 1 to n, P of I is equal to must be 1, ये कम्युलेटिव प्रेफरेंस होती है। तो आप क्या करते हो कि ये आप पहली वैल्यू जो सी है वो एज इट इज लिख देते हो अगर कैलकुलेशन के लिहाज से देखें, और दूसरी फिर उसके अंदर ऐड करते चले जाते हैं और आखिर में टोटल आपके पास 1 आ जाता है। जी आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा था या समझाना चाह रहा था? जी सर मैं ये कह रहा था कि उसका असल क्वेश्चन ये था कि ये जो हमें मॉडल दिया होगा हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी हमने यूज करनी है? ये तो यूज करनी होती है ना कम्युलेटिव के। देखो आप गौर करो तो ये जो आपके पास ये वाला है, ये जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला रैंडम वेरिएबल रेंज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर ही, सॉरी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी की बेस पे ही बना है। अगर हमारे पास कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है ये रेंज नहीं बन सकती। ये रेंज नहीं बनेगी तो हमें ये आइडिया नहीं होगा कि कौन सी जगह पर कौन से
मतलब रैंडम नंबर आ रहा है तो उसको किस जगह पे हम लोगों ने लेना है। जी ठीक सर। जी सर ठीक है, ओके। ठीक है, और कुछ ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, जी सर। आगे मैं ना, आपके पास 10 मिनट है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें जल्दी जल्दी से, और देन फिर उसके बाद अगला स्टेप हम लोग काम करते हैं। तो ठीक है सर। क्वेश्चन में जी सर। इजी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है, 19-20 का भी फर्क नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, द फिनिश स्कूटर आर ट्रांसफर इनटू द ट्रक यूजिंग द फॉलोइंग रैंडम नंबर, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं लिखा कि कितने जो से हैं वो स्कूटर ट्रांसफर होने हैं, और साथ ट्रक के अंदर कितनी कैपेसिटी है। अच्छा, ट्रक की जो कैपेसिटी है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस जगह पर कि ट्रक के अंदर जो टोटल आपके पास स्पेसिस हैं वो 150 हैं। ठीक है, टोटल ट्रक, एक ट्रक के अंदर 150 स्कूटर आ सकते हैं। ये मिस हो गया था। यहाँ पे लिख लें ट्रांसफर इनटू द ट्रक अराउंड 150, यानी ये 150 जो से स्कूटर हो सकते हैं। तो ये मुझे आप विद इन मेरा 5-6 मिनट का काम है ज़्यादा से ज़्यादा, ये करके बताएं फिर। 279। नहीं वो अब कैसे आपके ले पास ना, देखो आपके पास जो चीज़ बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है, प्रोडक्शन पर डे जो से बन रही है वो क्या बन रही है। ये तो यार आप लोगों को खुद सॉल्व करने चाहिए थे फटाफट तेजी से। सर वो कर रहे हैं, लेकिन ना जो रैंडम वेरिएबल मुश्किल हो रहा है करने के लिए सर। रैंडम वेरिएबल मुश्किल हो रहा है। यस सर। ये दूसरा ना तार ही हिल गई है, 1 मिनट दोबारा तार पे लगाता हूँ। जी, अब देखो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ रही थी, प्रोडक्शन पर डे की प्रोडक्शन पर डे, ये आपके पास आ रही है 146 से लेकर 154 तक। यस सर 147 147 148 सर 8 149 9 150 151 151 152 153 और 150। 154 सर। ठीक है, आगे आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, ये भी गिवन है। यस वो सर। क्या है 0.04 0.04 हाँ जी 0.09 सर 09 0.12 सर जी 0.14 सर 14 40 यस सर 0.14 बस 14 सर 0.14 14 सर 14 हाँ जी सर 0.11 सर 11 11 सर 0.10 10 0.12 सर 12 सर 0.20 है सर 150 पे 0.20 है 52 0.20 सर 0.20 है इधर। इधर 12 पे 0.20 सर 0.12 पे सर सर 12 पे सर 12 पे सर सॉरी सर 12 पे सर नीचे। एक मिनट सर 152 पे प्रोबेबिलिटी है 0.20 एक मिनट हाँ जी 150 0.11 0.11 0.11 सर पे 0.11 है जी सर जी 11 सर 0.10 0.10 सर 0.20 0.20 सर 0.1 0.12 0.0 0.08 एक बंदा बोले ना तो आसान हो जाएगा। जी सी सर मैं बोल रहा हूँ। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, अब पहली देखो वही आ गई। जी सर नेक्स्ट दूसरी
1 3, इन दोनों को ऐड किया 0.5 2 5 0.39 3 9 0.5 5 0.6 6 0.8 8 0.92 9 2 1 और ठीक है। अब हमें इसके बाद अपने रैंडम नंबर की रेंज बनानी है। ठीक है, रैंडम नंबर की रेंज। अब यहाँ पे क्या आ गया 0 0 से लेकर 0 3 तक। अगला 0 4 4 से 0 0 12 0 जी, उसके बाद 13 से थर्ड 13 से 13 से 24 24 24 25 से 38 38 ये 38, उसके बाद 39 38 से to 50 4 39 से 4 50 सर 49 49 then सर 5 50 सर ये फोन एंड कैसे Nine. लेंगे सर, ये समझ लेंगे सॉरी सर, ये फोन एंड सर कैसे ले लिया हमने कौन सा सर, ये 50 है 39 ना, से 50 से एक कम करो तो 49 होता है। ओके सर, ये चीज कंफ्यूजन थी। ओके सर, अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 59 सर 59 60 से 80 60 से 79 79 सर 79 और 70 यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 91 से 91 और फिर यहाँ पर 92 92 to 99 99। ये सर आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस मेरा जो आंसर आया था वो होता है 14,000। आपकी आवाज कट रही है। सर मेरे ख्याल से नेट इशू के तहत जो मैंने आंसर निकाला है वो 14,000 आया है, एवरेज जो आई है। अच्छा, एवरेज क्या आई है इसके मुताबिक? अच्छा, इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब हमें इसके बाद आगे ये तो हमारे पास आ गया। 14,000 रैंडम इसके नंबर आ बाद जाएंगे सर। अगला क्या सिलसिला है? रैंडम अगला हमारा सिलसिला कुछ इस तरह से है कि हमें 15 दिनों के लिए अपना काम करना है। ठीक है, तो सीरियल नंबर हम लिख लेते हैं। सीरियल नंबर, तो ये आपके पास 1 2 2 3 4 5 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 एंड 15। और इसके साथ रैंडम हमें नंबर सर given है, वो क्या है? 80 80 रैंडम नंबर 80 81 81 76 76 75 75 75 5 64 64 43 43 18 18 26 26 10 10 12 12 65 65 68 68 69 69 61 61 57 57। अच्छा, अब हम लोगों ने देखना है कि हमारी रेंज किस में ये लाई करते हैं। अब 80 जो सा है, ठीक है, नंबर ऑफ स्कूटर जो हमारे पास मौजूद है, बल्कि इससे पहले तो हमारे पास है ना प्रोडक्शन आ रही है ना, प्रोडक्शन पर डे, ये कितनी है? प्रोडक्शन पर डे। अब 80 जो सा है वो किस रेंज में आ रहा है? 153 सर। जी, 153 की रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब जी है कि हम सर। क्या 153 लिख देंगे। ये समझ आई 153 कैसे आया? जी सर। ये जी सर। की जो रेंज है। आ गया। अच्छा, उसके बाद 81 भी इसी में आएगा। 76 कहाँ आ रहा है? 152 सर।
152। नेक्स्ट जो सा हमारे पास 152, 152, 64 कहाँ आ रहा है? 152, ये भी 152। नेक्स्ट 150, 150। नेक्स्ट 148, 148, 149, 149, 147, 147, 147। 147, सर 11 to 14 तक 152 रिपीट हो रहा 152, है, 14 तक सर। 152, 152 और 152 और आखिरी 151। 151। ये सबको क्लियर हो गया जनाब? प्रोडक्शन पर जी डे सर। के हिसाब से ये कैसे यस बना? सर। अच्छा, जी सर। अब हमारा अगला काम क्या है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमें चाहिए नंबर ऑफ स्कूटर वेट कितने कर रहे हैं। ठीक है, वेट से मुराद क्या है कि जो आपके पास ट्रक है, उस ट्रक के अंदर 150 सर आ सकते हैं स्कूटर्स। हाँ जी 150 स्कूटर आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 जो उनसे हैं स्कूटर वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेटिंग स्कूटर लिख लेते हैं, वेटिंग स्कूटर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 3 आ गए, यहाँ पे भी 3 आ गए, यहाँ 2 आ गए, यहाँ 2 आ गए, यहाँ 2 आ गए, यहाँ पे कोई भी वेट नहीं कर रहा, यहाँ पे भी कोई वेट नहीं कर रहा, यहाँ पे भी कोई वेट नहीं कर रहा, कोई वेट नहीं कर रहा, कोई वेट नहीं कर रहा। 2 वेट कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं और 1 कर रहा है। ठीक है ये बात? जी सर। अच्छा सर नहीं सर, जी, सर ऐसा नहीं हो सकता कि जिनमें सर वो एक में आ रहे हैं 148, तो सर जिनमें वो 2 रह गए वो इसमें ऐड कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता इधर? ये कैसे हो सकता है कि ट्रक आपके पास एक है, उसने अपने 148 अगर यूनिट बने हैं तो उनको लेके जाना है ना। अगर वो अगले 2 के लिए वेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन जो सी है जहां तक पहुंचनी है वहां पर एक दिन लेट हो गई, तो 2 स्कूटर सर के लिए 148 स्कूटर को लेट करेंगे। नहीं सर, एक दिन में एक सर- ही ट्रक चलेगा इधर से? फिलहाल तो हमने छोटी सी एग्जांपल ली है ना, जितना मर्जी बड़ा किसको बना लो। सर ये जी, फिर ठीक से है। बता दे नंबर ऑफ वेटिंग स्कूटर वाला 322 कैसे आया? आपके पास टोटल एक मिनट, देखो टोटल आपके पास कितने स्कूटर बन रही हैं उस दिन? 153। 1 ठीक है, अब 153 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास फैक्ट्री ने उस दिन 153 स्कूटर प्रोड्यूस कर दिए। अब ट्रक मैक्सिमम कितने स्कूटर लेके जा सकता है? ट्रक मैक्सिमम 150 स्कूटर लेके जा सकता है। तो 3 स्कूटर फैक्ट्री के अंदर ही रह गए। क्यों रह गए? क्यों ट्रक में जगह ही नहीं थी। ठीक है, ठीक है सर, जी ठीक है। सर। अच्छा अब आगे चलते हैं। हमें दूसरी चीज क्या चाहिए थी? दूसरी चीज हमें चाहिए थी कि ट्रक की एम्प्टी स्पेसेस कितनी है। ठीक है, ट्रक की जो सी है वो एम्प्टी। एम्प्टी स्पेसेस सर। अच्छा, अब इसमें तो कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, बल्कि तो 3 बच गए। इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। यहाँ पर भी 150 के 50 पूरे हो गए। यहाँ पे 2 बच गए, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे यहाँ 3, पे 3, 3 फिर 3, और फिर कोई नहीं। कंप्लीट हो गया सर। जी सर। अच्छा, अब एवरेज हमें चाहिए, तो इसको जरा ऐड करो। ये कितना बनता है? 3 3 6 6 और 6 21 सर। 12 और 21 और ये 3 3 9, ये 9 बन गए जी। तो एवरेज अगर हम निकालें तो ये 21 की एवरेज टोटल हमारे पास 15 कितने थे? 15 दिन थे ना, तो 21 स्कूटर Yes, बचते sir. हैं 15 दिनों में। तो इसका मतलब है इसकी एवरेज आ गई आपके पास 21/15 जो भी निकलती है, और इसकी एवरेज आ गई एम्प्टी स्पेसिस की, ये A1 लिख लेते हैं और ये A2 एवरेज लिख लेते हैं 9/15। 0.6. कि हमारे पास ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये रिजल्ट बहुत कम डाटा के ऊपर है। फैक्ट्रीज के अंदर जब आप काम करते हैं तो आप लोग एज ए कंसल्टेंट उनका पिछले 1-2 साल का डाटा लेते हैं
और उसके ऊपर फिर ये सारी कैलकुलेशन करके इसको बताते हैं। तो वो डाटा जो है वो आपका रिलायबल होता है, आपका डिसीजन रिलायबल होता है और आप उसको बेहतर तरीके से बता सकते हो। ठीक है, यस सर। ठीक सर। अच्छा आगे चलें। यस सर। अच्छा सर जी, ये पर डे डिमांड है, इसको सम करके टोटल पे डिवाइड करना है, फिर हमने एवरेज जो निकालनी है। एवरेज तो डेफिनेटली ऐसे ही निकलेगी ना। यहाँ पे तो हमें मतलब एक एक दिन का निकाल रहे हैं, तो क्वेश्चन ये था कि पूरा जो उनसा 15 दिन के लिए उनको कितना का मतलब बच्चा है। तो 21/15 का मतलब है कि तकरीबन एक ट्रक के करीब, 1.5 ट्रक के करीब, या पता नहीं 1 पॉइंट समथिंग जितना भी ट्रक बनता है, कि वो उतने जो उनसे स्कूटर उनको पड़ रहे हैं डेली। मतलब कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, आराम से स्कूल से वो। नहीं सर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ पर डे डिमांड की, जो रैंडम वेरिएबल्स हमने जो टोटल नंबर्स निकाले इन सारों को सम करना है हमने। कौन सा वाला, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हो। सर ये पर डे डिमांड हमने निकाल ली है ये 153 वाली, 153 ये 1। जी सर यही, जी सर यही वो हमने ऐड करना है। एवरेज निकाल। वो जी, क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में तो था कि जो फैक्ट्री के अंदर रिमेनिंग स्कूटर रह गए हैं उनकी एवरेज फाइंड आउट करें। तो हमें ठीक इस हो गया सर, ठीक हो गया, इस जगह ठीक से है, पता चला कि हमारे पास 3 स्कूटर रह गए हैं। ठीक हो गया सर। मैं शायद सोच रहा था कि शायद हमने डिमांड भी फाइंड करनी है। नहीं नहीं, डिमांड जो सी है वो डिमांड का तो इस क्वेश्चन में बात ही नहीं है ना। इसमें तो उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास स्कूटर बन रहे हैं और उसको आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है। तो डिमांड तो उस वक्त आएगी कि जब हम इस क्वेश्चन के अंदर उसको भी डाल देंगे। ठीक हो गया सर। असल में होता क्या है कि जब आप कंसल्टेंट बनते हो ना, तो कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि आपने जाके उस मार्केट के अंदर या उस एक फैक्ट्री के साथ डिस्कस करना है, और जो कुछ वो आपसे कह रहा है आपने बस उसको उतना जवाब देना है। ठीक है, सजेशन के लिए आप मजीद बता सकते हैं, लेकिन अब वही बात आ जाती है कि जैसे इस केस के अंदर हमें उसने ये कहा हुआ है कि जी बताएं कि कितने जो से हैं वो ट्रक में चले जाते हैं और ट्रक जो सा खाली कितनी दफ़ा जाता है। तो हमें पता चला कि ट्रक भी कोई इतनी दफ़ा खाली नहीं जाता, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। 9/15 डैट मीन एवरेज जो सी है लेस देन 1 बनती है। और इसी तरह से दूसरी तरफ देखें वो भी कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो यानी फैक्ट्री जो सी है वो ठीक रन कर रही है। ठीक है, एक स्कूटर का मसला होता है तो वो एक स्कूटर का इतना कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम स्कूटर अपनी अपनी जगहों पे पहुंच जाते हैं। और अगर ट्रक खाली भी कभी जा रहा है तो वो भी शायद ही कभी खाली जा रहा है। जी सर। अच्छा, अच्छा अगला हम लोग देखते हैं कुछ काम। सर मेरा एक और क्वेश्चन था यहाँ पे। पूछें। सर जो बेसिकली रैंडम वेरिएबल की जो रेंज है, जी जी, ये ऑलवेज हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जो आपने भी यहाँ पे लिखा हुआ है 0003 से। रैंडम वेरिएबल जनरेट करने के ना बेशुमार मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक थी। तो हाँ हमने सिर्फ, बिल्कुल सर। ठीक है, 100 जो से हैं वो ले लिए रैंडम नंबर। तो ये रैंडम नंबर वाला जो केस है ना, ये तो मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ होगा। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों ने वैसे ही अपने समझने के लिए कि मॉनिटर कर लो होती क्या है, इसमें बेसिक स्टेप्स होते क्या है, तो उस लिहाज से हम लोगों ने कुछ छोटा सा एक एग्जाम्पल जनरेट की है। अदरवाइज हम लोग जब आगे जाएंगे तो आपको और मजीद क्लियर होता जाएगा कि ये जो हम लोगों ने रैंडम नंबर लिया है ये लेने ज़रूर है। विदाउट रैंडम नंबर मॉनिटर कर लो हो ही नहीं सकती, लेकिन ये कोई खास मेथड नहीं है, ये वैसे ही हमने चूज कर लिया। वैसे ही हमने एक रेंज बना ली स्टैट्स की मदद से, स्टैट्स के जो कंसेप्ट थे ना उनकी मदद से। सर जी जी, सर अगर इसमें सर बाकी सब 2-2 डेसिमल प्लेसेस हो लेकिन एक सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस का आ जाए, तो फिर हमें 3 तो फिर डेसिमल सर हम देखो वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है ना कि आप किस तरह से करते हो। आप ये भी कर सकते हो कि जो 2-3 डेसिमल प्लेसेस हैं उसको राउंड ऑफ कर दो। अगर सर ये देखना सर ये हमारे पास है 0.25, अगर सर इधर होता हमारे पास 0.025, तो फिर सर हम इसको कैसे रैंडम वेरिएबल ले सकते थे? 0.0 0.25 की जगह सर अगर हम लेते जो थर्ड नंबर पे है सर सीपी में जी जी, 0.025 होता, हाँ जी, हम फिर सर हम 0.3 भी कर सकते थे, हम 0.3 भी कर सकते थे, 0.03।
ये सर मैं कह रहा हूँ 0.025 सर। देखो सर 3 क्या डेसिमल प्लेसेस तक जाना ना। तुम्हें मेरी बात सुनो। वालेकुम सलाम जी सर। वालेकुम सलाम जी सर। वालेकुम सलाम जी सर आ गए हैं। चलें गुड हो गया। हाँ, एक आध मिनट वेट करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 8:15 कहा था, 8:17 हो चुके हैं और तकरीबन 7-8 लोग अभी मिस हैं। अच्छा, हम लोगों ने अभी जो 2 एग्जांपल्स की हैं, अब वहाँ पे भी मॉन्टी कार्लो यूज़ हुई है। अब एक और एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे भी मॉन्टी कार्लो यूज़ हो रही है। यहाँ वो ये कहता है कि आपने एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मॉन्टी कार्लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मॉन्टी कार्लो को यूज करना है और एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। सर्कल गिवन है x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बाय द वे इसका क्या बनता है एरिया? जी कोई बता सकता है इसका एरिया क्या बनेगा? एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर सर या फिर 25 लेंथ पाई आर 25 स्क्वायर। तो क्या निकलेगा पाई आर स्क्वायर में? 25 पाई है हाँ जी, 25 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है। पाई आर स्क्वायर ये इसका एरिया होता है। अच्छा, तो इसमें इसका रेडियस सिस्टम क्या है? 5। 5 सर ये सर। तो 25 आर स्क्वायर ये इसका आर नहीं सॉरी पाई स्क्वायर ये इसका एरिया निकाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका एरिया विद द हेल्प ऑफ मॉन्टी कार्लो करना है। अब यहाँ पे एरिया जो सा वो तो आसान से निकला है, तो मॉन्टी कार्लो क्यों? तो भाई यहाँ पे हमने मॉन्टी कार्लो टेक्निक सीखनी है, क्वेश्चन उसके लिए ये यूज हो रहा है। ठीक है ओके सर। जी सर एरिया 78.5 आ रहा है सर, ये आएगा? पता नहीं, जो भी आता है वो कैलकुलेट करके देख लेना ना। यस सर वो ओके। ठीक है, ये कौन है जनाब? अच्छा जी, अब देखो अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है उसके अंदर हमारा एंड रिजल्ट क्या था, या एंड हमारे पास क्या था? तो एवरेज फाइंड आउट करना। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग कोई वही कंसेप्ट थोड़ा सा यूज करेंगे और एवरेज ही की तरफ जाएंगे। करना क्या है, हमारा बेसिक रूल क्या होता है कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये सपोज करें ये सर्कल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस सर्कल के इर्द गिर्द बिल्कुल इसके ये अज्यूम कर लीजिएगा कि ये जो सी सर्कल है ना, ये बिल्कुल इसके साथ टच करता हुआ जा रहा है। ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो कि एक सर्कल के मतलब साइडों पे होता है, सर्कल इसके अंदर होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि रैंडम पॉइंट्स लेते हैं, यानी कोई भी पॉइंट्स इसके अंदर से, ये अब कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, सर्कल है आपके पास और रेक्टेंगल है, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें से पॉइंट चूज करते हैं। कुछ पॉइंट जो हैं वो सर्कल के अंदर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सर्कल से बाहर होते हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स और सर्कल के बाहर वाले पॉइंट्स उन लोगों की रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो से हमारा उसका अर्थमेटिक मीन कह लें या जो भी आप उसको मतलब कर सकते हैं, तो वो हमारा असल में रिजल्ट होता है। जी तो व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा सर। व्हाइट बोर्ड तो अब शो होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये एग्जांपल जो सी है ये शो हो रही है। यस सर ये एग्जांपल शो शो यस। हाँ जी, व्हाइट बोर्ड तो शो नहीं होगा ना। अगर मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखना शुरू कर दूंगा तो ये नजर नहीं आएगा। अभी जो मैंने ये 7 लिखा है ये आपको नजर आ रहा है, ये रेड सा जो मैंने सर्कल बनाया है? नो सर नहीं नजर आ रहा सर। सब मुझे नजर आ रहा है, मैं समझे शायद आपको भी नजर आ रहा है। इसका मतलब मेरी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है लेकिन आप लोगों की स्क्रीन को वो शो नहीं हो रहा। जी सर नहीं हो रहा। बिल्कुल सर।
अब इसका मुझे आइडिया नहीं है कि मेरी ये स्क्रीन जो सी है ये आपको कैसे शो होगी। सर चले शेयर स्क्रीन पे नहीं, शेयर तो मैंने कर दी हुई है ना, लेकिन मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जब लिख रहा हूँ तो वो आप लोगों तक कैसे पहुंचेगी ये नहीं पता। तो कलर व्हाइट चेंज बोर्ड कर पर लीजिए। मैं लिख लेता हूँ फिलहाल, और उधर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। और इसकी चीज का भी हल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में निकाल लेंगे। अच्छा, होता क्या है कि आपके पास इस तरह से एक सर्कल रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है, ये। अब आप गौर कीजिएगा कि आपके पास रैंडम पॉइंट्स हमने लेने हैं, कोई भी हो सकते हैं, ये कुछ भी, ठीक है। जैसे ये जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। अब आपके पास दो तरह के पॉइंट्स हैं, एक है इस सर्कल के अंदर और एक है इन सर्कल से बाहर। तो आप लोगों के पास क्या होगी, रेशियो निकलेगी। रेशियो मीन के आपके सर्कल के अंदर पॉइंट्स कितने हैं और सर्कल के बाहर पॉइंट्स कितने हैं। तो हम इस कंसेप्ट को यूज करते हुए, यानी एवरेज को यूज करते हुए अपना एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया कि मेन जस्ट रैंडम पॉइंट, वहां पे रैंडम पॉइंट्स हम लोगों ने जो यूज किए थे वो किस तरह से यूज किए थे कि वो एक सर्कल, वो रेंज बना ली और उस रेंज में से हम मतलब कोई भी पर्ची डाल लें या कोई भी बोल रहा है बंदा तो वो नंबर रैंडम पॉइंट हम चूज कर रहे थे और उसकी बेस के ऊपर गैस कर रहे थे। यहाँ रैंडम पॉइंट क्या है कि जस्ट ऐसा कह लें कि आपके पास ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट एक चूज करने के लिए हम एक मैकेनिज्म बना लेंगे और वो मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब हम इसके लिए काम कैसे करेंगे, अब उसकी तरफ आते हैं। दोबारा से मैं उसकी तरफ जाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन क्या है जी, वी विल यूज Monte Carlo सैम्पलिंग टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कल डिफाइंड बाय दिस। तो इसमें मैं पढ़ता जाता हूँ, जहाँ पे क्लियर ना हुआ मुझे बता दीजिएगा। कहता था रेडियस ऑफ द सर्कल R5, सबको पता है, और सेंटर जो सा हमारे पास 1/2 है। ठीक है। The procedure for estimating the area requires enclose a circle tightly in a square whose side equals the diameter of the circle. तो वो टाइटली जब होगी तो डेफिनेटली वो जितना सर्कल का वो होगा डायमीटर उतना का वो साथ उसका लेंथ और विड्थ होगी। वो नीचे फिगर एक आ रही है, उस फिगर के अंदर ये दिया हुआ है। The corner points are determined from the geometry of the square. डेफिनेटली हमें मिल सकती है। तो हम लोग इसको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो फिगर बनी हुई है ये। तो ये आपके पास वो सर्कल है और उस सर्कल के साथ वो आपके पास क्या आ रही है, रेक्टेंगल आ रही है। तो ये इस फिगर को मतलब ड्रॉ करना कोई ऐसा इश्यू तो नहीं ना आप लोगों के लिए? नो सर। और इसी तरह से इसके पॉइंट जो आ रहे हैं ये -7, ये -4, 7, 6, 7, 6, -3 और -4 और 3 आ रहे हैं, यानी ये पॉइंट वहीं से आए हैं और ये आपके पास एक सर्कल और ये बन गया। ठीक हो गया जी? अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, आगे हम चलते हैं और मेन जो आपका सिलसिला बनता है वो क्या कहता है? वो कहता है द एस्टिमेशन ऑफ द एरिया of the circle is based on the assumption that all the points in the square are equally likely to occur। कि स्क्वायर जो हमारे पास है उसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो बराबर ही इक्वली लाइकली हैं, यानी उनमें ये नहीं है कि एक कोई एक पॉइंट 2 दफा अकर हो जाए, कोई एक दो से एक दफा, सबका अकर होने का या सबका वो प्रोड्यूस होने का बराबर बराबर चांस है। ठीक है, इक्वली लाइकली का कंसेप्ट पता है ना? इक्वल जी सर पता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये नहीं है कि डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट है। आगे कहता है टेकिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ n पॉइंट्स इन द स्क्वायर। अब वो रैंडम सैंपल मीन कि जो आपके पास एक स्क्वायर है उसमें से कोई एक पॉइंट चूज कर रहे हैं,
लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, एक ऐसे ही पॉइंट जाके उठा लिया। अच्छा, आगे वो कहता है इफ m ऑफ दीज पॉइंट्स ऑफ फॉल विद इन द सर्कल, देन क्या होता है कि अगर वो पॉइंट हमने चूज किया तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है या सर्कल से बाहर है। यानी रेक्टेंगल के अंदर तो है ही है, लेकिन फिर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, विद इन द सर्कल, विदाउट, आउट ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ रही है? सर यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसका मतलब है कि यहाँ पे यस एंड नो आ रहा है, यानी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बन रही है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कि यस सर्कल के अंदर पॉइंट आ रहा है, सर्कल से बाहर आ रहा है। तो पीछे अगर आप और करो तो हम लोगों ने जो काम किया था प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी, लेकिन वहां पे कोई प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं था, जस्ट एक प्रोबेबिलिटी लिख दी। यहाँ पे बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी बन रही है कि विद इन द सर्कल, विदाउट, आउट ऑफ द सर्कल। ठीक है, लेकिन वो कैसे होती है बाद में देखते हैं। अच्छा, वो ये कहते Yes, हैं एरिया ऑफ द, एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कल का जो फार्मूला वो क्या बनता है, m/n मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये फार्मूला समझ आ गया? सर m/n। m से मुराद ये है कि वो वाले पॉइंट जो कि विद इन द सर्कल है, n से मुराद वो वाले पॉइंट जो आउट ऑफ द सर्कल है। ओके सर। ठीक है, एवरेज m यानी वही जो आप लोग आगे नहीं निकालते थे कि 2/50 या वो मीन जो निकालते थे प्रोबेबिलिटी, ये कुछ उसी तरह की चीज है, प्रोबेबिलिटी ही है। Yes, m/n। सर एक क्वेश्चन है जी जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये कि सर अगर हमारे पास जो n पॉइंट्स हैं वो स्केयर के अंदर है, तो ज़ाहिर सी बात है स्केयर के अंदर वो सर्कल में भी तो हो सकती है ना? नहीं नहीं, सर्कल जो सा है उसकी साइडें देखो, आपके पास कुछ ऐसी खाली जगह भी बचेगी जहाँ पे वो पॉइंट्स सर्कल से बाहर हैं। तो इसका मतलब देखिए सर, स्केयर सर्कल के तो अंदर स्केयर पॉइंट में ही ज्यादा है। है, स्केयर के अंदर पॉइंट ज्यादा है, सर्कल के अंदर पॉइंट कम है। यस सर। यस, वही ना सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर जो सर हमारे पास सर्कल है वो बेसिकली स्केयर के अंदर ही है ना? हाँ जी। इसका मतलब कि जो सर्कल में हमारे पास पॉइंट्स हैं वो स्केयर में तो लाजमी होंगे। हाँ जी। और सर जो स्केयर के अंदर पॉइंट्स है वो ज़्यादा सर्कल में भी हो सकते हैं और सर्कल के बाहर भी हो सकते हैं। हाँ जी, इसीलिए हमने कहा है सर m/n। m का मतलब है कि विद इन द सर्कल, n का मतलब है टोटल। सर ये लिखा हुआ ना, टेकिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ n पॉइंट्स इन द स्केयर। अब सर ये जो हमारे पास तो n आपके पॉइंट्स हैं, पास ये आपके पास जो सर्कल रेक्टेंगल है उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं? सर एक किस्म की प्रोबेबिलिटी आ गई। जी सर ये एक किस्म की प्रोबेबिलिटी बन गई ना। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ही है ना, हमारा ये मेन जो सा थीम ही प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है। यस सर। और n जो है वो हमारे पास यानी कि सैंपल्स पे टोटल यानी कि आ गया, और जो तो सर n है n की सॉरी वो प्रोबेबिलिटी टोटल कब आ लगी? गया, और m जो है वो m टूट जो वाले आ सा गए। देखो, m का मतलब है कि वो वाले पॉइंट जो विद इन द सर्कल है, n से मुराद है जी टोटल पॉइंट्स। ठीक जी है, ठीक सर। जब हम पॉइंट चूज कर रहे हैं तो हमें तो नहीं पता कि वो पॉइंट जो सा वो सर्कल के अंदर है कि बाहर है। हो सकता है जी हमने सर। 50 पॉइंट चूज किए, अब उन 50 में से 37 जो उनसे हैं वो सर्कल के अंदर आ गए, और 50 जो उनसे चूज किए थे उनमें से 13 जो उनसे बाहर हैं। तो टोटल 50 थे, लेकिन सर्कल के अंदर कितने हो गए? 37। यस सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 37/50। अगर हमने 100 पॉइंट चूज किए हैं तो उन 100 में से जितने सर्कल के अंदर हैं वो ऊपर आ जाएंगे और टोटल नीचे 100 ही होगा। यस सर। सबको क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा जी। और साथ एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होना ही होना है, स्क्वायर सॉरी। अच्छा, जो कहता है इंश्योर दैट द पॉइंट इन द सर्कल विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। अब याद रखना इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी ये नहीं है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो सी है, मतलब चांस जो अक्रंस के हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ये नहीं, सबके बराबर हैं। We represent the coordinate x and y point in the square by the following uniform distribution, कि हम लोग उसको इस डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे और फिर आपको वहां पे पता चलता जाएगा कि ये कैसे यूज कर रहे हैं। ये जैसे उसने 1/10 लिखी हुई है, और 1/10 यानी ये आपके पास आ रही है 6 - 4 और 7 - 3, तो ये 1/10 बन रहे हैं। दो फंक्शन बन रहे हैं, एक f(n) और एक f(2) ले लिया, यानी x एक्सिस की लेंथ और y एक्सिस की लेंथ। ठीक है,
ये क्लियर हुई है आप लोगों को लाइन कि f1 Yes, ऑफ x सर ये वास थोड़ा कर सर ये वास देखो कर ना करके आ रही सर आपके अब। पास जो रेक्टेंगल बनेगी वो क्या बनेगी, एक मिनट, आपके पास ये रेक्टेंगल बन रही है ये वाली, ये कितनी बन रही है, यानी 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, और इसकी जो वैल्यू है वो पता नहीं -4 से कहाँ तक जा रही थी, यहाँ पे था ना 7 तक, -4 से 7 7 10 तक। टोटल बनता था शायद, -3 से 7 तक, ठीक है, तो 7 Yes, माइनस sir. 10 बन जाता था, तो टोटल जो सा है उसका देखो तो 1/10 ही बनता है, यानी आपके पास उन पूरे जितने पॉइंट में से हैं उनमें से कोई एक पॉइंट शुरू करोगे तो वो 1/10 ही बनेगा, यानी प्रोबेबिलिटी जो सी है वो पूरी लेंथ में से 1/10 ही बनेगी आपकी, Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ये बात? Yes, sir. अच्छा जी, तो ये 1/10 इसी तरह से, और इसी तरह से हाइट में भी यही है 1/10, वहां पे -3 से 7 है, दूसरी -4 से 6 है, तो टोटल ये 1/10 बन गई। आगे वो ये कहता है अगली लाइन में कि सैंपल पॉइंट XY बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन F1 एंड F2 guarantees that all the point in the square are equally likely to selected, कि ये जो सी चीजें हैं वो हमें ये गारंटी दे रही हैं, क्योंकि 1/10 हमने लगा लिया तो ये गारंटी है कि ये हर सूरत के अंदर वो इक्वली लाइकली ही होंगी। अच्छा आगे कहता है द डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल XY is based on the use of independent and uniformly distribution random number in the range 0-1। अब यहाँ पे गौर करो, वहां पे हम लोगों ने जो रेंज ली थी रैंडम नंबर की वो क्या ले ली थी, अकॉर्डिंग टू वो क्राइटेरिया हम लोगों ने खुद ही डिफाइन कर लिया कि जी 0 से स्टार्ट लेना है और 99 तक जाना है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि रैंडम नंबर 0 और 1 से आप कुछ भी ले सकते हैं, जो दिल चाहे ले लो, ठीक है। टेबल उसने एक दे दिया हुआ है नीचे 16.1, ये रैंडम नंबर उसने थोड़े से जनरेट करके दे दिए, ठीक हो गया। अब ये नंबर कैसे जनरेट होते हैं ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन मीन वाइल ये रैंडम नंबर समझ ले आ गए, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस के बाद 4 डिजिट नंबर उसने लिए हुए हैं, ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक उसने रैंडम नंबर चूज कर लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. ये लिस्ट वैसे मतलब जनरेट हुई है, ये लिस्ट आपको स्टैट्स की बुक में भी मिल जाती है, बाद में टेबल और एक्सेल वगैरह हर जगह मिल जाती है। 0 और 1 के दरमियान रैंडम नंबर, इवन कि आपके जो कैलकुलेटर है उसके ऊपर रैंडम का नंबर बटन प्रेस करें तो वहां से भी आपको रैंडम नंबर मिल जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वो ये कहते हैं देखें जो हम लोगों ने पिछले एग्जांपल्स में काम किया था वो सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं, इकट्ठा हो गया, प्रोबेबिलिटी इकट्ठी हो गई, हाई किसका होगी, दूसरा अच्छा आगे हम चलते हैं। वो ये कहता है कि रैंडम नंबर जो उनसे हैं वो आप लोगों ने चूज कर लिए, वो आप लोग अपने कैलकुलेटर से जो रैंडम का वो बटन प्रेस करके भी कर सकते हो, या यहाँ पे उसने एक टेबल दिया हुआ है आप यहाँ से भी रैंडम नंबर चूज कर सकते हो। जी जनाब, आगे वो कहते हैं नया पैराग्राफ, फॉर अ पेयर ऑफ 0-1 रैंडम नंबर R1 एंड R2, आपने 2 रैंडम नंबर चूज करनी है R1 एंड R2, ठीक है, वहां से जो नीचे टेबल दिया हुआ है, और उन रैंडम नंबर को ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें डाल देना है। अब ये इक्वेशन कैसे बनी है कोई मुझे बता सकता है? जी आप लोग मेरे साथ हो? Yes, sir. सर ये जो नीचे सर्कल ऑफ फिगर बनी है जी इसमें सर, जी सर। हाँ जी, उससे ये देखो आप रैंडम नंबर अगर 0 लो, ठीक है, तो आपके पास ये क्या बनेगा, -4, यानी मिनिमम वैल्यू -4 बन जाएगी। एक्स इज हॉरिजॉन्टल देखें, 0 लें तो Yes, एक्स sir. की वैल्यू -4 बन गई, 1 लें तो देखें 6 बन गई,
तो वो -4 Yes. से 6 तक आपके पास वो इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसी तरह से वर्टिकल देखें तो R2 अगर 0 लें तो आपके पास -3 आ जाएगा, R2 1 लें तो 7 आ जाएगा। यानी ये जो सर्कल है उसी की मदद से, और ये रेक्टेंगल जो से बल्कि रेक्टेंगल की मदद से ये बना ली हुई है। Yes, ठीक sir. है, रेक्टेंगल की मदद से ये दो आपके पास x और y कोऑर्डिनेट्स बन गए। इसमें सर कोई दोबारा कंफ्यूजन? बताइएगा, सर दोबारा बताइए। सर ये समझ ही नहीं आ रही इक्वेशंस कैसे बनी है सर। सर रिपीट बोर्ड के कीजिए ऊपर सर। तो समझा देना। ये देखो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, ये रेक्टेंगल को देखो नीचे जो फिगर बनी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -4 से 7, जी सर। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है 6 से 7, जी सर। यस सर। इसी तरह से नीचे लिखा हुआ है आपके पास -4 से -3 और 6 से 3, तो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसा ही है। जी सर। यस सर। यस सर। अब हम ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स को देख लेते हैं। ऊपर वाला कोऑर्डिनेट क्या है x एक्सिस के लिए? -4 पहला x का कोऑर्डिनेट। यस सर। अच्छा, उसके बाद +6 -4, यानी हम लोगों ने एक्चुअली इन दो कोऑर्डिनेट्स को -7 4 और 6 7, यानी -4 और 6 को यूज किया और एक इक्वेशन हम लोगों ने इस तरह से ड्राइव कर ली ये कि आपने जब R1 को 0, मतलब आपके पास कहां से कहां तक नंबर है, 0 से लेकर कहां तक नंबर है? तक सर। 0 से 1, 0 से 1 तक नंबर है ना? Yes. जी सर। जी सर। अच्छा, अगर आपके पास 0 से 1 तक नंबर है तो आपने क्या करना है, मिनिमम नंबर पुट करना है तो -4 आना चाहिए, मैक्सिमम नंबर पुट करना है तो आपके पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, मिनिमम नंबर पुट करें तो -4 आना चाहिए, मैक्सिमम नंबर पुट करें तो 6 आना चाहिए। तो अब R, आप मिनिमम नंबर R में क्या है जी? भी इतना लिखना है बट वो -4 जी R में 0 है। कर रही है मुझे, तेरा कोई इवेंट है यार ये कौन है कुछ बीच में जाना बोल है? रहा है? जी मोहम्मद उमर शबीर है सर। उमर? नहीं सर मैं तो नहीं बोला, ये कोई और बोल रहा था। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये देखो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है R1। ठीक है, R1 आपके पास क्या है? R1 आपके पास है, अज्यूम कर लेते हैं 0। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है लेकिन नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, R1 अगर आप 0 पुट करें तो यहाँ पे देखें R1 की जगह 0 पुट करें तो क्या रह जाएगा? -4। -4, तो आपकी इनिशियल वैल्यू -4 आ गई। इसी तरह से Yes. मैक्सिमम नंबर आपके पास R क्या है? 1। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करें तो आपके पास क्या आएगा? ये मैक्सिमम नंबर आ गया। ठीक है, 6 आ 6। जाएगा। यानी आपने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर जो से हैं वो लेने हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन देखो कैसे बनी हुई है, -4 जो मिनिमम नंबर है प्लस मैक्सिमम नंबर क्या है 6, उसमें से माइनस वो कर दिया हुआ मिनिमम नंबर, तो वो Yes, साथ sir. R1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये इक्वेशन बन गई। यस सर। ठीक है, नीचे वाली भी देख लें, सेम उसी तरह से बनी हुई है। नीचे वाली में मिनिमम क्या है? -3, मैक्सिमम क्या है? Yes. 7। और वहां पे भी 7 -3 मिनिमम प्लस मैक्सिमम माइनस मिनिमम इंटू R2, यस सर। मिनिमम प्लस मैक्सिमम माइनस मिनिमम इंटू R2। तो ये आपके Yes, पास sir. क्या बन गया इक्वेशन। जी उमर, आप बोल, खैरियत? सर ओके आपकी आवाज ना सर बीच बीच, सर आपकी आवाज ना बीच बीच में काफी रुक जाती है, आप पता नहीं ये उमर नेट आपके का नेट है का यार मसला उमर है भाई, शायद, नेट का इशू है आपके। आपके नेट का मसला है। नहीं सर, आपकी वाकई आवाज दिखती है। अब तो ठीक आ रही है। चले अभी दोबारा बोल देता हूँ। सर हमें आपके आवाज ठीक आ रही है सर। और अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंची। चले बारह, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ।
अब देखो आपके पास, एक मिनट, आपके पास ये जो बनी हुई थी रेक्टेंगल वो क्या थी? जी, यहाँ क्या लिखा हुआ था? रेक्टेंगल है जहन में किसी के? चले मैं लिख लेता हूँ। -4 7 सर, -4 -4 और 7 सर, 7 और यहाँ क्या थी? एक मिनट में लिख लेता हूँ। 6 7 6 and 7. -4 -3 और यहाँ पर है आपके पास 6 -3। अच्छा, ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है। अब आपने बनाना है x। अब x बनाना है तो इसमें मिनिमम वैल्यू देखें क्या है, ये वाली -4 प्लस मैक्सिमम वैल्यू आपके पास यहाँ क्या है? 6। इसमें से मिनिमम माइनस कर दें, वो प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, इनटू R1। R1 क्या है? रैंडम नंबर। इसी तरह से y अगर आपने फाइंड आउट करना है तो हाइट की तरफ जाएंगे, मिनिमम वैल्यू क्या है? -3। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 7 + 3। 7 + 3 हो जाएगा, इनटू R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बनी? -4 + 10 R1 और दूसरी इक्वेशन बन गई आपके पास -3 + 10 R2। ठीक हो गया जनाब? यस सर। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब दोबारा उधर चलें। यस सर। यस सर। अच्छा जी, तो ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई। अब इनमें R1 एंड R2 आप चूज कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। कुछ भी करने से मुराद क्या है कि आप R1 R2 इन रैंडम नंबर में से, ये जो लिस्ट दी हुई है इनमें से यूज कर सकते हैं। 0 और 1 में से एनी नंबर यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और किसी भी तरह से। ठीक हो गया जनाब? अच्छा, तो हम लोगों ने जो इस कैलकुलेशन के मुताबिक दो नंबर चूज किए। पहला R1 चूज किया 0.0589 और दूसरा चूज किया 0.6733। ठीक है? यस सर। अच्छा, ये दो नंबर हमने अपनी इक्वेशन में पुट किए तो रिजल्ट आ गया -3411 और 3733। ये कैलकुलेशन ठीक है? यस सर। ये मैं दोबारा उधर आपको वहां पे भी बता देता हूँ। अब ये देखो, आपने रैंडम नंबर अज्यूम कर लेते हैं R1। R1 कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, 0.03216। ठीक है, R1 ये आपने 4 ले लिया और इसी तरह से R2 आपने एक रैंडम नंबर ले लिया, R2 रैंडम नंबर लिया आपने, सपोज करें 0.3217। अब यहाँ पे ये जो आपके पास इक्वेशन है इनमें पुट करते हैं तो पहला x नंबर आपके पास क्या आया? -4 + 10 × 0.0589
0.0321। तो ये रिजल्ट देखें क्या आता है। और दूसरा y इज इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 0.3127। ये क्या रिजल्ट आए? So -3.679 -3.79 और दूसरा सर आपने R2 गलत लिख लिया इधर। क्या चीज? R2 सर ऊपर जो आपने लिखा हुआ ना उससे नीचे वाला गलत लिखा आपने। के लिए यार अब ठीक हो गया जी। क्या रिजल्ट आया? जी सर 0.127। अच्छा, ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, यानी कोऑर्डिनेट आपके पास आया 3.679 0.127। तो ये आपके पास एक पॉइंट P1 आ गया, यानी पॉइंट 1 आप लोगों ने चूज कर लिया। ठीक, तो इसी को यहां तक मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास ज़हन में आ रहा है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं दोबारा इसे सारे को एक जर्नल रिपीट कर देता हूं। देखिए हम लोगों ने इसमें किया क्या, इसको जरा देखिएगा। क्वेश्चन क्या था? फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और सर्कल क्या दिया हुआ है? x-1 y-2 होल x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हमारा मैकेनिज्म क्या था? मैकेनिज्म हमारा ये है कि हमारे पास इस तरह से एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल हमारे पास, रेक्टेंगल नहीं सॉरी, ये है स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ले लेते हैं ये। तो ये हमारे पास एक अब हमारे पास क्या है जनाब कि डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ये ठीक है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को चूज किया और देखा कि ये सर्कल के अंदर है या नहीं। ठीक है, या सर्कल से बाहर यानी रेक्टेंगल के अंदर है। तो उन पॉइंट्स को चूज करने के लिए हमने एक क्राइटेरिया डिफाइन किया जो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड था। और उसके बाद हम लोगों ने उसके लिए क्या किया, रैंडम नंबर लिए। उन रैंडम नंबर की मदद से हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जो कि यूनिफॉर्मली थी, जिसका 1/10 और उसके बाद हम लोगों ने साथ क्या किया कि इसी रेक्टेंगल को या सॉरी स्क्वायर को यूज करते हुए दो इक्वेशन बना ली और उन इक्वेशन की मदद से रैंडम नंबर को पुट करते हुए पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा पहला पॉइंट निकल आया। ठीक हो गया जी यहां तक? ये बात क्लियर है? यस सर। मुंतहा आपको क्लियर है? ओके सर। मुंतहा चांद आपको क्लियर है भाई? चांद? जी जी सर बिल्कुल, मैं यही हूँ सर। अच्छा, ये सारी चीजें समझ आ रही हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नहीं नहीं सर ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने किया क्या जनाब, हम लोगों ने अभी तक सिर्फ इतना किया है कि दो इक्वेशन बनाई हैं, एक
एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और एक वाई कोऑर्डिनेट के लिए, और उसकी बेस के ऊपर पॉइंट चूज कर रहे हैं। अब अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि ये जो पॉइंट है हमारे पास -4 और माइनस ये जो आया पॉइंट, सॉरी माइनस नहीं, ये वाला पॉइंट जो आपके अभी आया है, ये पॉइंट क्या सर्कल का अंदर है या सर्कल से बाहर है, ये हमने देखना है। यानी ये पॉइंट हमारे पास जो फार्मूला था, कौन सा फार्मूला था? m/n। तो क्या ये सर्कल के अंदर, इसके अंदर तो है ही है, ये तो कंफर्म है। क्या ये सर्कल के अंदर पॉइंट है या नहीं? यानी हमने यस या नो देखना है। अब उसके लिए क्या हो सकता है? कैसे पता चलेगा कि ये सर्कल के अंदर पॉइंट है या नहीं? जी, कोई बता सकता है कि अगर गिवन पॉइंट हो और हमें ये देखना है कि वो विद इन द सर्कल है, तो कैसे पता चलेगा? सर जो पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं हम उनको इक्वेशन, सर्कल के इक्वेशन के अंदर पुट करके चेक करेंगे। आ जाए फिर ऑन द सर्कल रेडियस से कम हो, इन द सर्कल रेडियस से ज्यादा हो। एग्जैक्टली, ये वाला पॉइंट जो सा है हम सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, और अगर ये रेडियस से कम है तो इसका मतलब है कि वो विद इन द सर्कल है, और रेडियस से ज्यादा है तो आउट ऑफ द सर्कल है। यस ठीक है, और इस तरह से हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा कि हमारा पॉइंट जो सा है वो विद इन द सर्कल है। अगर विद इन द सर्कल है तो हम उसे काउंट कर लेंगे कि वो 10, 12, 15, यानी हम 50 अगर 100 पॉइंट चूज करते हैं तो वो 100 पॉइंट में से जितने पॉइंट सर्कल के अंदर आएंगे वो हम लोगों ने देख लेना है और उनको टोटल से डिवाइड कर देना है, और बस हमारा काम खत्म। सर इस तरह भी नहीं हो सकता जो सर्कल के अंदर आएंगे उसमें देखेंगे कि जिसका डिस्टेंस रेडियस के क्लोज हो? वो देखो सर्कल का जब एरिया फाइंड आउट करते हैं तो बाउंड्री उसके अंदर ही लेते हैं ना हम, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक हो गया। ठीक है, तो वो तो उसके अंदर वो तो डिपेंड इस तरह से करता है ना कि आप लोग उसको किस तरह से डिफाइन करते हो कि आपने सर्कल की बाउंड्री से अंदर अंदर का एरिया लेना है या बाहर से लेना है। ठीक है सर। ठीक है, तो मेन क्या है कि हमने अपने पॉइंट्स को जब देखना है तो वो किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो ये क्लियर हो गया। यस सर। ये हमारा काम सिर्फ अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स की काउंटिंग, बस। तो दोबारा से इसके अंदर एग्जांपल को एक दफा गौर से देखें, तो इसी एग्जांपल को मैं एक्सेल फाइल के ऊपर जनरेट करता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि कैलकुलेशन वहां से हमें ज्यादा आसानी से पता चल जाएगी कि 10, 12, 15, 50 की बजाय हम 1000 पॉइंट इकट्ठे लेके तो उसको देख लेते हैं, तो ताकि हमें पता चले कि हमारा एरिया जो सा वो कितना बेहतर आ रहा है। एक एक पॉइंट से तो एरिया निकलने से रहा। ठीक है, तो एक्सेल फाइल अभी जनरेट करते हैं। ये जो कुछ हमने पढ़ा है इसको एक्सेल फाइल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, आपके सामने ही सारी जनरेट होगी और आप लोगों को भी एक्सेल यूज करनी आती ही होगी। यस सर। तो यहाँ तक ठीक है, और यही काम मैटलैब में भी हो सकता है, यही काम किसी भी चीज में, क्योंकि आप देखो इतना काम करने के बाद हमारा एक पॉइंट निकला है, और अगर हमें 1000 पॉइंट चाहिए तो वो 1000 पॉइंट ऐसे तो निकलने से रहे। यस सर। तो उन पॉइंट निकालने के लिए हमें कोई मैकेनिज्म, प्रोग्रामिंग तो आसान तरीन प्रोग्राम या आसान तरीन काम एक्सेल फाइल ही है। तो वो एक्सेल फाइल सबको आती है ना? यस सर। नो सर। जी, तो एक्सेल को यूज करते हैं, तो एक्सेल की मदद से काम करते हैं। यही काम जो हमसे विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। आप एक काम करो, ये कॉपी के ऊपर ना ये जो इसका क्वेश्चन है वो लिख लें, यानी किस चीज का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं एक्सेल खोल के इसको शेयर करता हूँ और कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर ये काम हो जाए। थोड़ा सा आसान